गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसको डाइजेस्टिव बैग बोला जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ द सेंट्रोजोम, सेकेंड ऑप्शन इज़ मेसोजोम और थर्ड ऑप्शन है लाइसोजोम और जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ क्रोमोजोम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रोजोम, तो सेंट्रोजोम जो है प्रेजेंट होता है ओनली इन एनिमल सेल के अंदर। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और जस्ट न्यूक्लियर जैसा जो न्यूक्लियस होता है, ये मान लो न्यूक्लियस है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के पास हमें सेल ऑर्गेनेली देखने को मिलता है सेंट्रोजोम। और इस सेंट्रोजोम का काम क्या होता है, इट प्ले रोल इन द सेल डिवीज़न, सेल के डिवीज़न में ये रोल प्ले करता है। और जो दूसरी ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ मेसोजोम। मेसोजोम प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। मेसोजोम दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो कहाँ पर मेसोजोम प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल की अंदर वाली मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन शो करती है इनफोल्डिंग टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है और इस तरह के इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेसोजोम। दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मेसोजोम। और इस मेसोजोम का काम क्या होता है, इट प्ले रोल इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है इन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो हमारे पास सी ऑप्शन है दैट इज़ द लाइसोजोम। लाइसोजोम क्या है, लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। और इसके अंदर हमें इस तरह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलते हैं। जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनसाइड द लाइसोजोम उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इनका क्या फंक्शन होता है, दे स्टार्ट डाइजेशन। ये डाइजेशन को शो करते हैं। कुछ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म। तो ये जो लाइसोजोम है बेसिकली इनका फंक्शन होता है डाइजेशन का, डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइसोजोम। लाइसोजोम को ही डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो प्रेजेंट होते हैं डाइजेशन के लिए, जो उसके अंदर होते हैं, तो उसको बोला जाता है डाइजेस्टिव बैग। और अगर हम ऑप्शन डी की बात करते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। ये कंडेंस फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइसोजोम। लाइसोजोम इज़ नोन एज द डाइजेस्टिव बैग। अब उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर डबल मेम्ब्रेन इज़ अब्सेंट इन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास, ये किसके पास अब्सेंट होती है। तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा लाइसोसोम, क्योंकि हमें पता है लाइसोसोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरह से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट हैज़ टू मेम्ब्रेन, इस तरह से दो मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन शो इनफोल्डिंग टूवर्ड द साइड इसके मैट्रिक्स की तरफ। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज़ ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इस तरह से
आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड इस तरह से ये जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन है, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इस तरह से एक इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन की बाहर इस तरह से हमें आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं इनके पास 2 मेम्ब्रेन है। बट जो हमारे पास लाइसोसोम है, लाइसोसोम हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है। इस तरह से एक सिंगल मेम्ब्रेन है और उसी के अंदर इसका सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दैट इज द लाइसोसोम। थर्ड क्वेश्चन, द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन। क्वेश्चन है जो नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसके लिए अगर हम बात करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सेल है। सेल के अंदर अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंटर में हमें इस तरह से डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। दिस इज़ द न्यूक्लियस। और हमने देखा है न्यूक्लियस की आउटर न्यूक्लियस से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्सटेंशन होती है। इस तरह से दिस इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सारा का सारा जो फ्लूइड प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को, इसको साइटोप्लाज्म बोल दिया। तो क्वेश्चन है द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इट इज़ लोकेटेड इन अ न्यूक्लियस। क्या ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्या ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट है, क्या ये साइटोप्लाज्म में, या फिर क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, ये कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर हमें इस तरह से एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस डेंस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर तो नहीं है, देखने को नहीं मिलता हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही न्यूक्लियस के अंदर है। और क्रोमोसोम ऑल्सो अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर भी नहीं है। द करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं जो वैक्यूल को सराउंड करती है इन केस ऑफ प्लांट सेल। अगर हम यहाँ पर प्लांट सेल को ड्रॉ करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल जो है कवर्ड बाय द सेल वॉल। सेल वॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है सेल वॉल। और हमें पता है सेंटर में एक लार्ज साइज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस लार्ज साइज स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वैक्यूल। अब इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन है कि इस वैक्यूल की इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है। क्या इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल वॉल। सेल वॉल तो ये बाहर की मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं हम, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है टोनोप्लास्ट, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इन प्लांट सेल के अंदर, इसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर ऑफ। अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम किसके रिजर्वायर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्वेश्चन कि लाइसोसोम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है इनका फंक्शन होता है डाइजेशन का। तो इस आंसर का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल सिक्रीशन इज डन बाय। तो ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं जो सेल की सिक्रीशन करते हैं, सिक्रेटरी इन नेचर का रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन है प्लास्टिड, क्या इसका प्लास्टिड जो है सिक्रीशन का काम करेंगे।
सेकेंड ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियोलस। अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड, तो प्लास्टिड आपके सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर ही देखने को मिलते हैं और इनका काम जो है सिक्रीशन का नहीं होता है। इट प्ले रोल इन द, अलग अलग तरह के प्लास्टिड होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी जो है हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर देखने को मिलती है। तो इनका फंक्शन रहता है, जो फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, दे रोल प्ले इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपास होता है वो गोल्जी बॉडी के पास आता है, पैकेजिंग में रोल प्ले करेगी, प्रोसेसिंग करेगी, वहाँ पर कुछ मटेरियल की फॉर्मेशन को भी गोल्जी बॉडी के अंदर ही होती है। और उसके बाद जो थर्ड फंक्शन रहेगा इसका सिक्रीशन का रहेगा, कि जो मटेरियल इसके पास है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस सब्सटेंस की, उसको वहाँ पर सिक्रीट करेगी। अगर मान लो सेल के बाहर भी रिक्वायरमेंट है तो सेल के बाहर भी सिक्रीशन करेगी। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस होता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज़ द ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इज का जो फंक्शन रहेगा वो सिक्रीशन रहता है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज़ द, अ सेल हैज़ 4 क्रोमोसोम। एक सेल है जिसके पास 4 क्रोमोसोम है। आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीज़न, उस सेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हो रही है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल विल बी, जो नंबर होंगे क्रोमोसोम के अंदर वो किस तरह से होंगे। तो यहाँ पर बात की गई है माइटोटिक सेल डिवीज़न की। माइटोटिक सेल डिवीज़न, अब हमें पता है, लेट्स सपोज ये सेल है और इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, 2, 3 और ये 4 क्रोमोसोम है। और इस तरह से 4 क्रोमोसोम है, तो ये एक डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल, ऐसा सेल जिसके अंदर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, उसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है, डिवाइड करने से पहले यहाँ पर कुछ रेप्लिकेशन होगी, कुछ यहाँ पर चेंज आएंगे उस सेल के अंदर। तो चेंज आएंगे तो यहाँ पर ये जो जितने भी क्रोमोसोम हैं, सबसे पहले ये अपनी कॉपी बनाएंगे। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होती है। बिफोर सेल डिवीज़न रेप्लिकेशन विल टेक प्लेस। रेप्लिकेशन में क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यहाँ पर, ये अपनी अपनी एक कॉपी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे वो 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहाँ पर वो 8 हो जाएंगे। इस तरह से 8 क्रोमोसोम। अब इसके बाद यहाँ पर होता है डिवीज़न, सेल डिवाइड करता है। सेल यहाँ पर डिवीज़न होगा, एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है इस तरह से। और यहाँ पर हमें 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, 1 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। अब जब सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पर जो 2 सेट है क्रोमोसोम की, ये यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर ये इस तरह से डिवाइड होके इस तरह यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नंबर है क्रोमोसोम का वो कितना रहेगा, ये 4 क्रोमोसोम है। यहाँ पर भी आपको 4 क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन था, ए सेल हैज़ 4 क्रोमोसोम। इस सेल के पास 4 क्रोमोसोम है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुआ। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब जो डॉटर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 4, 8, 16 या 32। जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इसके अंदर 4, क्योंकि हमें हर एक डॉटर सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, 4। माइटोटिक डिवीज़न में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे पेरेंट सेल के पास, या जो डिवाइडिंग करेगा सेल उसके पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उतने ही क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं उसके डॉटर सेल के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज़ द ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द। अब जीन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होंगे, तो ऑप्शन है क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर
बनाऊं, जैसे यहाँ पर मैं, दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, इस तरह से। अब इसके अंदर हमने देखा इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और साथ में हमें एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पर कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फ्लूइड को, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर जो डेंस स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमैटिन। तो अब ये जो क्रोमैटिन है ये किससे बनी होती है? क्रोमैटिन बनी होती है, ये यहाँ पे प्रोटीन है, डीएनए है, प्रोटीन है, डीएनए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन और डीएनए का, तो उससे बनती है क्रोमैटिन। अगर हम इस डीएनए को भी खोल के देखते हैं तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज़ द जीन। तो अब ये जीन कहाँ पर लोकेटेड होंगे? अब इन क्रोमैटिन को अगर कंडेंस हो जाते हैं, ये क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है इनकी, ये पहले इस तरह से है, कंडेंस होंगे तो इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे तो एक इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्रोमोसोम। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका दैट इज़ द क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस यहाँ पर भी नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी नहीं लोकेटेड होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी लोकेटेड नहीं होंगे, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होंगे? क्रोमोसोम के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो मान लो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। अब इस सेल से जब दो सेल बनते हैं तो पहले तो ये जो आपका न्यूक्लियस है ये इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसमें डिवीज़न होंगे। तो दो सेल बनेंगे, तो दो सेल बनेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा और ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड करेगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर बात की जाए कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जब न्यूक्लियस के अंदर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। और प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है जब हम प्लांट सेल को डिपॉजिट करते हैं इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर, तो उस दौरान जो है प्लांट सेल शो करता है प्लाज्मोलिसिस। तो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मियोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस इन विच टाइप ऑफ सेल। यहाँ पर पूछा गया है मियोटिक डिवीज़न, मियोटिक डिवीज़न या फिर हम इसको मियोसिस बोलते हैं। ये जो मियोसिस है ये किन टाइप के सेल के अंदर देखने को मिलती है? तो मियोसिस टेक्स प्लेस, फर्स्ट ऑप्शन है सोमैटिक सेल, दूसरा ऑप्शन है जर्म सेल, तीसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर बी और सी दोनों। अगर हम सोमैटिक सेल की बात करते हैं, ये बॉडी के वो सेल हैं जिससे हम जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं बॉडी के, जैसे स्किन है या फिर कोई भी बॉडी के कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा है बॉडी का, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा जितने भी स्ट्रक्चर की सिंथेसिस हो रही है वो आपकी सोमैटिक सेल से होती है। तो उस टाइप के सेल के अंदर हमें, इस टाइप के सेल के अंदर हमें माइटोटिक डिवीज़न देखने को मिलता है। माइटोटिक डिवीज़न विल टेक्स प्लेस। और अगर हम बात करते हैं जर्म सेल की, इन जर्म सेल को ही हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये जो जर्म सेल और रिप्रोडक्टिव सेल हैं इनके अंदर दिखने को मिलता है मियोटिक डिवीज़न। जब ये सेल डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज ये एक जर्म सेल है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, पहले यहाँ पर ये सेल भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद यहाँ पर एक सेल से दो सेल बनेंगे
और फर्दर यहाँ पर 2 बार डिवीज़न होता है। दूसरा बार जब डिवीज़न होगा तो इस सेल की 2 डॉटर सेल बनेंगे और इस सेल के फर्दर 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो ये एक सेल से 4 यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर 4 यहाँ पर डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप की डिवीज़न को हम बोलते हैं मेयोटिक डिवीज़न, जो देखने को मिलता है जर्म सेल के अंदर। और यहाँ पर डिवीज़न के बाद जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है इनको गैमेट जो है फॉर्म्ड होते हैं बाय द डिवीज़न ऑफ मियोसिस। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, द न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज। जो न्यूक्लियर रीजन है प्रोकैरियोटिक सेल का उसको क्या बोला जाता है? तो न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था इस तरह से जो इसका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। द न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। उसको राइबोसोम बोलते हैं? नहीं। उसको न्यूक्लियस बोलते हैं? नहीं। न्यूक्लियस तो हम तब बोलेंगे जब उसके पास पूरा इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और साथ ही इसके साथ जेनेटिक मटेरियल है और न्यूक्लियस, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर सिर्फ हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सिचुएटेड होता है और जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। जो क्वेश्चन 12 है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज क्वाइंड बाय। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो टर्म प्रोटोप्लाज्म है वो किसके द्वारा दी गई है? और ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक हमें पता है इनके द्वारा जो है सेल को डिस्कवर किया गया था इन 1665 के अंदर। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 के अंदर डिस्कवर किया गया था। और उसके बाद ऑप्शन सी है जे प्रुकिंजे। तो जे प्रुकिंजे इज़ द राइट ऑप्शन। जो प्रोटोप्लाज्म की टर्म है इसको क्वाइन किया गया था, जो साइंटिस्ट हैं जे प्रुकिंजे, इनके द्वारा इसको क्वाइन किया गया था। और जो ऑप्शन डी है स्किम्पर साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर डिस्कवरी की थी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट दैट इज डिस्कवर्ड बाय द स्किम्पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, शेल्डन एंड शॉन। ये जो शेल्डन है और शॉन है ये एक बॉटनिस्ट है और ये एक जूलॉजिस्ट है। बॉटनिस्ट मतलब जिन्होंने प्लांट की स्टडी की है और जूलॉजिस्ट जिन्होंने एनिमल की स्टडी की है। तो शेल्डन बोलते हैं कि जो जितने भी प्लांट हैं वो सेल से ही बने हैं, जितने भी प्लांट हैं वो सेल से बने हैं। उसी तरह से शॉन बोलते हैं कि जितने भी एनिमल हैं वो सेल से बने हैं। तो जो सेल थ्योरी को प्रपोज किया गया था वो शेल्डन एंड शॉन के द्वारा प्रपोज किया गया था। शेल्डन ने अपनी थ्योरी दी थी 1838 के अंदर और जो शॉन है उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1839 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ द शेल्डन एंड शॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेली इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको किचन ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या हम किचन ऑफ द प्लांट सेल बोलते हैं? तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको किचन ऑफ द प्लांट सेल नहीं बोला जाता है। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिड। प्लास्टिड को भी हम किचन ऑफ द प्लांट सेल नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोला जाता है। और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। अगर हम प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन देखते हैं तो इसका जो फंक्शन रहेगा मेनली इसका फंक्शन रहेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है, इट मीन्स
कि फूड की सिंथेसिस करता है, फूड को सिंथेसाइज करता है, फूड की सिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका दैट इज द ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म लैकिंग न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं है और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? क्या उनको प्रोकैरियोट बोल जाता है, अमीबा, यूकैरियोट या फंजाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज़ द ऑप्शन ए, प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर दिस